देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या था, कोई बताना चाहेगा? एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक होता है? देखो ये रहा गोला तुम्हारा। अब ये बनाने मत लगना बैठ के पेपर में। गोला एक त्रिविमीय आकृति होती, क्यों भाई? गोला क्या होता है? त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल होती है कि नहीं? उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। देखो वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस होता है? कोई तुमसे पूछे कि वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस है, तो वृत्त एक द्विविमीय आकृति होती है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल जियोमेट्रिक फिगर होता है, सर्कल, ठीक है ना। और जो स्फीयर होता है गोला, वो 3 डायमेंशनल होता है, जैसे तुम्हारा फुटबॉल, ठीक है ना, बॉल हो गई। लेकिन हमने ये फिगर बना दिया तो ये तो सर्कल है ना। कभी भी किसी 3D फिगर को 2D प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। 2D प्लेन पे बिल्कुल सेम वैसे ड्रॉ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जरूर है, वो फील होता है कि 3D है। जैसे इसमें लग रहा होगा, ये देखो इधर एक लंबाई है, फिर इधर साइड ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है कि नहीं। लेकिन तुम्हें दिखेंगी सिर्फ 2 आकृतियाँ, 2 विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई। समझ गए कि नहीं? तो ये रहा हमारा गोला। अब गोले का पहले तो आयतन। आयतन क्या होता है? जितना इसमें पानी भर सकते हो वो आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि आर इसकी क्या त्रिज्या, ठीक, समझ गए। ये गोले का आयतन होता है। लिखा है कि गोले के व्यास में कितनी वृद्धि होती? डायमीटर में क्या कर रहे हैं? थोड़ा तेज बोलो। 140% अधिक कर दिया। ठीक है, जो गोले का व्यास है वो 140% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया? 140%। तो 140% बढ़ाया गया है। अगर 140% की भिन्न कितनी होती? कितनी होगी? 7/5 होगी कि नहीं होगी? सिंपल लिखना है तो क्या लिख सकते हो? 14/10 होगी कि नहीं होगी? अगर पहले व्यास 10 रहा हो तो कितना बढ़ा दिया गया है? 14। अब नया कितना व्यास हो गया? 24। ये न्यू डायमीटर हुआ 24। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हमने कल बताया था कि जितना व्यास बढ़ेगा उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगी परसेंटेज वैल्यू में। होगा कि नहीं ऐसा? अगर त्रिज्या में 50% की वृद्धि करते हैं तो व्यास अपने आप ही 50% बढ़ जाएगा, बताया था कल। और अगर व्यास में 20% की कमी करते हैं या 30% की वृद्धि करते हैं तो त्रिज्या में ही उसी प्रकार से वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर डायमीटर 140% बढ़ा दिया गया, दैट मीन्स त्रिज्या भी 140% बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? क्योंकि जो आयतन होता है डिपेंड किस पे करता है? त्रिज्या पे। करता है कि नहीं करता है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा 4/3 पाई, इससे मतलब नहीं। आर क्यूब पे डिपेंड करेगा वी। वी मतलब आयतन। आयतन समझते हो क्या होता है तुम लोग? आयतन कोई भी बॉक्स है, जैसे कोई इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है, टंकी जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये बेलनाकार टंकी है, इसमें जितना पानी भर सकते हो वही इसका आयतन है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हारे पास घनाकार टंकी है एक, कैसी? घनाकार। घन जानते हो तुम लोग, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती? बराबर। ये होता है घन। देखा है कभी? साइज बनाना तो इस तरह से बना सकते हो। बोलो कोई समस्या? कुछ रह गया? गड़बड़ हो गया है, ये हो गया, अब बन गया। तो ये हो गया घन। अगर इस घन की भुजाएं 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर, और ये देख लो पीछे साइड, ये पीछे गई, ये भी 1 मीटर हो, तो 1 मीटर क्यूब की टंकी बनी आयतन में। ये तो पता ही तुम्हें। ध्यान रखो, इसमें कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर। दूध तो सभी लोगों ने खरीदा ही होगा, 1 लीटर कितना होता है? समझ में आती बात कि नहीं? क्यों शिवानी, बात समझ रहे हो मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो 1 मीटर क्यूब का मतलब ये कितना होता है? 1000 लीटर। तो अगर तुम्हारी टंकी हम आधी कर दें
तो पानी भी कितना रह जाएगा, दूध भी उसमें कितना रह जाएगा, आधा, कितना रह जाएगा 500 लीटर। अरे तुम लोग ये बात भी समझ नहीं पाते, बड़ी बात है कि अभी तक तुम लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है आयतन का। अरे सीधी सी बात है, आयतन क्या होता है, किसी भी टंकी में भरी जा सकने वाली जगह, जितनी भी जगह है वो आयतन होती है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो ये फेविक्विक है, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला इसका पार्ट छोड़ देते हैं, भूल जाओ तुम लोग, जैसा नीचे वैसा ऊपर भी। ये एक बेलन की आकृति है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ वृत्त होता है नीचे। अब तुम्हें बनाया जाएगा तो ना वृत्त दिखाई पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि नीचे वृत्त होता है, ऊपर भी ऐसे एक वृत्त होता है। और सेम ऐसे आकृति को जो नीचे ही वृत्त हो और ऊपर भी उतना ही वृत्त हो त्रिज्या का, पूरा बना दो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर या बेलन। तो ऐसे बेलन में हम जितनी भी इसमें भर सकते हैं जगह, वो इसका आयतन कहलाएगी। जितना यहाँ पे पेंट कर सकते हैं जितने क्षेत्रफल में, तो पेंट तो क्षेत्रफल में होगा ना इसके बाहर साइड, तो उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं कि नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला नीचे वाला साइड और ऊपर वाला साइड जो वृत्ताकार वो भी मिला लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। वो संपूर्ण हो गया कि नहीं, तो उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो गोले में जितना मात्रा पानी की आ सकती है वो गोले का आयतन, लेकिन गोले के ऊपर जितना एरिया में तुम कलर कर सकते हो वो उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, जैसे तुम इस कमरे में बैठे हो तो मान लो ये लंबाई 17 फुट है, कितनी, 17 फुट, 17 फुट ऐसे और 12 ऐसे, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, क्योंकि एक आयत है, 17 × 12, 17 × 70, 34, 204 वर्ग फुट हो गया। भाई फुट इंटू फुट भी तो होगा, जब तुम 17 × 12 करोगे तो फुट का गुणा फुट से भी तो होता है, तो वर्ग फुट हो जाएगा। और इसी में हमने ऊंचाई भी जोड़ दी तो क्षेत्रफल नहीं आएगा, तब क्या आएगा, आयतन आ जाएगा। समझे, इस रूम में जितनी भी एयर भर सकते हैं वो एयर का वॉल्यूम होगा। और कितने वॉल्यूम एयर आ सकती है इसमें, 17 लंबाई, 12 चौड़ाई और 11 ऊंचाई, तो 17 × 12 × 11 और 3 बार फुट भी आएंगे गुणे में, तो फुट का क्यूब हो जाएगा। तो आयतन में घन मीटर होता है, क्यूब को हम घन भी बोलते हैं, पावर 3 जहाँ लगी उसको घन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन, इसीलिए उसको घन मीटर बोलते हैं आयतन को। घन इकाई, जो भी इकाई हो, मीटर हो, फुट हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। और अगर वर्ग में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना, तुम्हारे पास सभी के पास घर है ना, शिवानी घर है तुम्हारे पास, घर कोई लंबाई चौड़ाई होगी ना घर की, तो घर का क्षेत्रफल देख के तो लिया था घर। घर हम लोग के किस में आते हैं, वर्ग गज में आते हैं, नहीं आते हैं। तो अगर मेरा घर 100 वर्ग गज है, मान लो थोड़ी देर के लिए, 100 स्क्वायर यार्ड, कितना है, 100 स्क्वायर यार्ड, इंग्लिश में ये बोलेंगे, बात वही। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग प्रकार का। जैसे मेरे घर का क्या है, 18 गज लंबाई है और 20 गज लंबाई है और 5 गज क्या है, 20 गज लंबाई है, लेंथ कितनी है, 20 गज, 20 यार्ड, और जो विड्थ है वो कितनी है, 5 गज। अब गज तो पता है, गज जानते हो, 1 गज में 90 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 3 फुट। समझ पा रहे हो मेरी बात, 1 गज में कितने फुट, 3 फुट, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये 20 पंचे 100 वर्ग गज हो गया मेरा घर, हो गया कि नहीं हो गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। वर्ग क्यों हो गया, क्योंकि देखो गज का गुणा गज से भी तो होगा, तो गज का स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर को हम वर्ग भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और क्यूब को हम घन भी बोलते हैं। तो लेकिन जब क्यूब निकालेंगे तो उससे आयतन निकलता है, ठीक है, और स्क्वायर निकालेंगे तो उससे वर्ग निकलता है। सभी को समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब तो कोई नहीं समझ, दिक्कत हो किसी को कि क्या लिख जा रहे हैं ये बार बार, क्यों। और ध्यान रखना, तुम्हारे घर में टंकी लगी होती कि 500 लीटर की टंकी, तो वो अलग बात है कि वो सिलेंड्रिकल है ना, वो किस रूप में, बेलनाकार है, बेलन के आकार की। बेलन देखे हो कि नहीं देखे हो, अभी दिखाया हमने, बेलन ही तो है, बस ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, थोड़ा काट दो, उसको बेलन बन जाएगा। कई चीज़ें बेलनाकार रखी हुई, बोलो है कि नहीं है। क्या ये टेप जो मेरे पास रखा हुआ है,
क्या ये बेलनाकार नहीं है? बेलनाकार है, ये ऊंचाई हो गई इसकी, और देखो नीचे भी एक वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है। हालांकि ये चपटा है, इसको हम ऊपर खींच के कितना कर दें तो तुम्हें अच्छा दिखाई पड़ेगा। और मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग कि नहीं? अगर किसी को वो क्या बोलते हैं गोला देखना हो तो वो गोला रखा है ग्लोब के रूप में, रखा है कि नहीं? फुटबॉल देख लो, सभी को समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो अब तो समझ जाओगे आयतन क्या होता है। जितना इसमें पानी भर सकते हो, जितनी इसमें एयर भर सकते हो, जितनी जगह है इसके अंदर वो आयतन, और जितना इसके ऊपर क्षेत्रफल है जिसमें तुम कलर कर सकते हो, मानने के लिए समझने के लिए समझ लो, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? सरफेस एरिया, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आप बताएं क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आयतन डिपेंड करेगा त्रिज्या पे, और व्यास और त्रिज्या प्रतिशत में बराबर बढ़ते हैं, क्योंकि त्रिज्या जितने प्रतिशत बढ़ेगी व्यास भी उतने प्रतिशत बढ़ेगा, और व्यास जितने प्रतिशत घटेगा त्रिज्या भी उतने प्रतिशत घटेगी। तो हमारा व्यास 140% बढ़ा है। 140% की भिन्न 14/10, 7/5 भी लिख सकते हो। अभी बताएंगे 14/10 क्यों लिखी हमने। तो अगर पहले व्यास 10 था तो कितना बढ़ गया? 14। तो त्रिज्या भी परसेंटेज में ऐसे ही बढ़ेगी जैसे व्यास बढ़ रहा है। तो त्रिज्या भी अगर पहले 10 रही हो तो कितनी हो जाएगी बढ़ के? 14 बढ़ जाएगी। मतलब 10 पे 140% की वृद्धि तो 14 होती है। तो त्रिज्या पहले कितनी थी? 10। अब त्रिज्या जो दूसरी आ रही है वो 14 बढ़ जाएगी, इसमें नहीं बढ़ जाएगी? कितनी हो जाएगी? 24। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या हो? किसी कोई समस्या तो नहीं? तो अब हमें क्या निकालना है कि घन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यही तो निकालना है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है? त्रिज्या का क्यूब। तो 10 का क्यूब नहीं करोगे तो वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे? 1000। और यहाँ 24 का क्यूब करोगे, एक विशेष नंबर है इसका क्यूब क्या होता है? 13824। यहाँ भी 24 और यहाँ पर भी 24। 24 का क्यूब क्या होता है? 13824। होता है कि नहीं होता है? चेक कर लेना, होता है। अब प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? प्रतिशत परिवर्तन आयतन में। तो आयतन तो हमने निकाल लिया, ये हमारा आयतन हो गया। तो पहले आयतन कितना था? 1000। अब कितना हो गया? 13824। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? भाई प्रतिशत में बढ़ोतरी क्या होती है? जो 100 पे हो। तो तुम्हें तो 100 दिख रहा है, आधार 100 बना लो। अगर आधार 100 बनाना, ये जीरो काटोगे यहाँ क्या आ जाएगा? दशमलव। समझ गए? तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया है? 1382.4। तो बढ़ा कितना है? 1282.4%, क्योंकि हमने प्रतिशत में अपने आप निकाल दिया ना ये 100 से। भाई इसको प्रतिशत बनाया तभी तो जीरो काट दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या का 100 पे गणना करना ही प्रतिशत गणना होती। ठीक, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ आयतन में? 1282.4% का। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर इसका। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। सभी समझ में आ गया? आया ना? पक्का नोट कर लो। किसी कुछ पूछना हो अभी भी कोई डाउट हो? अगला क्वेश्चन बताओ भाई। तो गोले का आयतन कितना बढ़ जाता है? आयतन कितना बढ़ गया? 0.7% बढ़ जाता है। फिर जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल में पड़ता। उसने कहा है कि अगर किसी उल्टा लिखा हुआ है, भाई लिखा होना चाहिए कि त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो आयतन इतने प्रतिशत हो जाता है बढ़ के। लिख क्या दिया है कि आयतन इतना प्रतिशत हो जाता है यदि उसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। बात तो वही है। समझ गए सभी लोग? मेरे ठीक क्वेश्चन बताने से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो एक बार, बातें हटा के अपनी, नहीं तो आएगा नहीं। तो आयतन इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि त्रिज्या बढ़ाई गई, और ये गोले की बात की जा रही है। तो गोले का आयतन डिपेंड किस पे करता है? त्रिज्या पे। घन में त्रिज्या का क्यूब जितने प्रतिशत बढ़ोतरी करेगा उतना आयतन बढ़ेगा। ठीक, उसने पूछा कि बताओ वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा।
तो पहले त्रिज्या तो निकालो, त्रिज्या कितनी थी, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है v = 4/3 पाई r क्यूब, और वक्र पृष्ठ का क्या होता है, सरफेस एरिया का। अच्छा क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होता है। तो देखो कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं थी, 4/3 हटा दिया, पाई ये भी हटा दिया, यहाँ पे त्रिज्या का क्यूब यहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम दिया गया है और त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से अगर तुम r निकालोगे तो क्या हो जाएगी, क्यूब रूट p, नहीं होगा क्या, तो यहाँ वही करो। तो भाई आयतन कितना बढ़ गया, इतना। तो अगर पहले अगर 100% आयतन था, वॉल्यूम पहले अगर 100% था, तो बढ़ के कितना हो गया भाई, इतना बढ़ा, तो हो कितना गया 219.7%। बोलो हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, इतना बढ़ गया है ना। तो हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो पहले अगर 100% था तो बढ़ा है 119.7%, तो हो कितना गया है 219.7%। समझ गए, परसेंटेज हट जाएगा दोनों तरफ से। भाई ये पॉइंट है, पॉइंट कट करेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं। तो अभी ये 1000 हो गया और ये अनुपात कितना हो गया, 2197। हमें चाहिए त्रिज्या, और तुम त्रिज्या जानते हैं वो आयतन की क्यूब रूट होती है। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, 2197 का 13। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो त्रिज्या किस अनुपात में बढ़ी थी, 10 से 13 के अनुपात में, अर्थात त्रिज्या में 30% का परिवर्तन हुआ था, तब आयतन में 109.7% बढ़ गया था आयतन। समझ गए थे कि नहीं, अब समझ में आ रहा, मानिए समझ में आया। भाई आयतन दिया हुआ है तो वहां से क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। अंडर रूट में दो संख्याओं के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में 3 के। बात समझ रहे हो शिवानी। तो 10 से 13 के अनुपात में त्रिज्या बढ़ी थी, तभी आयतन बढ़ा था, हमने त्रिज्या निकाल ली। आंसर लेकिन निकालना है कि सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सरफेस एरिया तो स्क्वायर से मिलता है ना, तो करो त्रिज्या का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। तो भाई हमें परिवर्तन जो होता है प्रतिशत में वो 100 पे होता है, 100 दिया भी है, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ 69% आंसर। तो सरफेस एरिया में 69% बढ़ोतरी होगी, आंसर हो गया। रफ कर दें अब इसको, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। आयुषी तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो रहा है। अरे उसको पहले से ही आता है ना, तो उसका रिवीजन होगा यार। हैं कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से हमें बताओ। अब ऑफ ना कर देना, ऑन है ना, ठीक है, सब चलता है उसमें क्या, तुम ही लोगों को तो पढ़ना है यार, सब्सक्राइबर वैसे भी नहीं बढ़ रहे हैं, ना तुम लोग बढ़वाओगे, ना तुम लोग वीडियो देखते हो, तो सब बेकार है। अब तुम लोग इसको यूज़ करो कुछ भी हो उसमें, अब बिल्कुल पॉज मत किया करो भाई। जब एक क्वेश्चन नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा तो पॉज करना ही पड़ेगा, बाकी सब चलने दो। हाँ क्वेश्चन बोलो भाई, आयुषी को बोलने दो, आयुषी बोलो भाई। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। कितने परसेंट 43%। देखो अब बेलन की बात की जा रही है, शिवानी मेरी बात समझ पा रही हो, बेलन की बात की गई है। बेलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर, ठीक है ना। बेलन में क्या होता है, ये समानांतर बढ़ते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाला जो फिगर होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। देखो ये बनाया ऐसे जरूर जाता है, क्योंकि इसको कार्व आउट थोड़े ना कर देंगे बोर्ड पे। बताओ इसको क्या ब्लेड लेके निकाल डालेंगे, नहीं ऐसा हो सकता। समझो ये वृत्त है नीचे, और ऊपर भी क्या है, ये वृत्त। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग। ये सिलेंडर, ऊपर ये त्रिज्या हो गई, नीचे यहाँ पे त्रिज्या हो गई। बोलो कोई दिक्कत, करना क्या हम लोगों को, बोलो इसी फिर से। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। देखो
तो आयतन बढ़ता है कितना 43%, और जबकि इसकी ऊंचाई को 15 होल 5/13% कम किया जाता है। देखो आयतन बढ़ा है, ठीक है, जबकि ऊंचाई को कम किया गया 15 होल 5/13%। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर क्या पूछा गया? तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने हाँ। परसेंट परिवर्तन किया? अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो इसके साइड में देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला है, फील करो इसको, इस एरिया को, ठीक है ना, ये जो है, मेरे समझ रहे हो कि नहीं? ये जो होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। कहीं कहीं CSA मिला लिखा रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई कर्व्ड क्यों? क्यों ये घुमावदार नहीं क्या? ये बेलन नहीं क्या? ये बेइंक है ना, तो कर्व्ड नहीं है ये। कर्व्ड माने क्या होता है? वक्रीय। वक्र नहीं है क्या ये? सीधा है क्या ये? सरफेस नहीं है ना, तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर नीचे वाला मिला लिया जाए वृत्त और ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल भी, तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। उसने वक्र पृष्ठ के एरिया की बात कही, ठीक है ना? बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? और कुछ भी कर लो, कर्व्ड सरफेस एरिया भी उतना ही आएगा, ठीक है ना, और जितना कि तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि डिपेंड तो त्रिज्या पे ही कर रहा है कि नहीं? खैर, तो हमें सरफेस एरिया में परिवर्तन निकालना है प्रतिशत में। उसके लिए चाहिए क्या? पहले त्रिज्या, क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है 4/, πr²h, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया वो होता है 2πrh। बोलो होता है कि नहीं होता है? भूलेगा तो नहीं कोई? अब परिवर्तन ये देख लो पहले भाई, आयतन में 43% का परिवर्तन हुआ है, तो आयतन कितना हो गया? 43 बढ़ गया कितने पे? 100 पे। और अगर इसको निकालो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/13। भिन्न मान निकाले इसके, ये निकल आएंगे। क्यों मानवी? 43 है, कटता नहीं किसी परसेंट, बटे में 100 आ जाएगा। इस परसेंट की भिन्न क्या होती? 2/13। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो तुम्हारा 1/13 होता है उससे क्या आता है? 7 सही 9/13, तो 2/13 से कितना आएगा? 15 सही 5/13। वो अपना करके तुम देख सकते हो, पहले बता चुके हैं। ये घटा, तो ये रहा हमारा वॉल्यूम। पहले था 100, अब बढ़ कितने अनुपात में गया? 43 हो गया, तो 143 हो गया। भाई अनुपात में तो पूरा लिखा जाता है ना, कि 43 लिख दोगे यहाँ पे, 43 तो बढ़ा है, तो हो कितना गया? 143। और जो हमारी हाइट है वो पहले अगर 13 थी तो अब 2 घट गई है, कितनी रह गई? 11। त्रिज्या निकालनी है, तो भाई त्रिज्या कैसे निकलेगी? जब आयतन को डिवाइड करेंगे हाइट से, क्योंकि फॉर्मूले में देखो ना, पाई कांस्टेंट छोड़ो, क्योंकि परसेंटेज में मान निकालना है हमें। यहाँ पाई कांस्टेंट 2 कांस्टेंट हट गया, कोई मतलब नहीं। सरफेस एरिया के लिए RH का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालनी है, तो H कहाँ जाएगा? बटे में। लेकिन उससे निकलेगा क्या? R²। बोलो बात समझ आई कि नहीं? R² = V/H होगा। तो जब V/H करेंगे, भाग देना हमने सिखाया था कैसे, इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, और इसका इधर, तो क्या आ जाएगा? 100 × 11 रेशियो 143 × 13। किसी कोई दिक्कत? 11 से काटो, कितने कटेगा? 13 बार, तो कितना आ गया? 100:169। आया कि नहीं आया? चल लिखा रहा 13 × 13। ये तो वैल्यू R² की है, तो R कितना होगा? अंडर रूट करेंगे, 100 का अंडर रूट 10, 169 का 13, अर्थात त्रिज्या में परिवर्तन क्या हुआ था? 10 से 13 हुई थी। त्रिज्या कैसे हो गई? 10 से 13 के अनुपात में बढ़ गई। अब तुम्हें सरफेस एरिया में परिवर्तन निकालना है, तो भाई पहले सरफेस एरिया कितना था? देखो R × H क्या होता है? सरफेस एरिया। तो पहले सरफेस एरिया क्या था? पहले कितना था? R × H, मतलब R है 10 और तब H कितना? 13, तो 130 था कि नहीं? अब कितना हो गया 130 से अनुपात में? यहाँ 13 और यहाँ 11, 13 × 11 143 हुआ कि नहीं? तो 130 से 143 कितना बढ़ा? 13 बढ़ा है। कितने पे? परसेंटेज में निकालना है 130, 100%, कितना आ जाएगा? 10%। तो सरफेस एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई? 10% की। सभी लोग समझ में आया? कर लोगे? अब जैसे हमने बताया तुम इतना धीमे धीमे, क्या तुम पेपर में इतना धीमे धीमे करो क्या? बस लिखते चलेगा? ये कौन लिखेगा? इसको कौन, किसको लिखना है? क्लियर मेरी बात? नोट कर लो।
सभी ने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मार्कर कहाँ रखा है यार? कहाँ? ये रखा है, मिल गया। देखो भाई, अगली लाइन डालो, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड डालो, विधि। अरे कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू लिखी रहेंगे। दो क्रमागत प्रतिशत विधि क्या होती? नाम से क्लियर हो रहा है कि अब एक बार परसेंटेज की बात नहीं होगी, वैल्यू की कई बार होगी, क्रम से होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और हमने 20% के लाभ पर, कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर ये रुपए अपने मित्र को दे दिए। 20% के लाभ पर ये रुपए अपने एक मित्र को दिए, मेरा समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद मेरे मित्र ने, बात सुनो मेरी, 20% के लाभ पर किसी दूसरे मित्र को दे दिए, ठीक है ना। या ये समझो कि हमने 100 रुपये ब्याज पे उठाए, तो पहले साल हमें 20% ब्याज मिला, क्योंकि ये जो मेथड है ना क्रमागत प्रतिशत विधि वाला है ना, सक्सेसिव परसेंटेज या डिस्काउंट इससे निकालना होता है। इसमें क्या होता है, कई बार तुम मार्केट में गए हो तो उसमें ऐसा होता है कि कोई चीज़ खरीदो तो उसमें 20% डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद कहता है चलो ठीक 10% और दे रहे हैं, तो तुम्हें तो कुछ फ़ायदा होगा ना उसमें, बात समझ रहे हो कि नहीं। उसने तुम्हें 1-2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 20% का उसने दे दिया जो तुम्हारे साथ खरीद रहा था। मतलब जब तुम कहीं शूज़ या किसी भी दुकान पे जाते हो तो जो दिखा रहा होता है तुम्हें सामान, वो कहता है कि इसमें 20% की छूट है। फिर तुम मालिक के पास पहुंचते हो जब पेमेंट करनी होती है ना, और उसके बाद तुम उससे कहते हो कुछ और कर लीजिए भैया, तो कहता है चलिए ठीक है आपके लिए 10% और। तो 20% की छूट मिली और उसके बाद आगे फिर 10% की और मिली, लेकिन टोटल कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है यही निकालने हम जा रहे हैं, यही सीखने जा रहे हैं। ये सक्सेसिव जो मेथड है ना प्रतिशत निकालने का, ठीक है ना, सक्सेसिव वैल्यू फाइंड करने का, ये कई जगह काम आता है। इवन तुम्हारे छूट निकालने में तो आता ही आता है, ठीक है ना। और साथ साथ कहाँ काम आता है, तुम जब कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे संयोजित होता है, कैसे होता है, सक्सेसिव मेथड से होता है। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे होता है अभी आगे सीखेंगे, ठीक है, फिलहाल समझो। तो भाई पहले 20% का फ़ायदा हुआ हमें, फिर 20% का फ़ायदा हुआ, दोबारा साल फिर उठाया, और तीसरे साल हमें 40% का लॉस हो गया। पहले साल 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल वही रुपए हमने जो टोटल हो गए थे मेरे पास, वो हमने सारे उठा के 20% फिर दे दिए। फिर कुछ फ़ायदा हो गया था 20% जुड़ने के बाद, उसका 40% का लॉस हो गया तीसरे साल में। तो मेरे पास कितने रुपए बचे, कितने बचे? अरे पहले 20% फ़ायदा, फिर 20% फ़ायदा, फिर 40% लॉस, कितना हुआ ओवरऑल? है जितना था उतना ही रह गया। मूर्ख का यही आंसर होता है,
समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो जरा, अगर ये 100 रुपये 20% बढ़े हैं तो अब ये कितने हो जाएंगे? 120 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि भाई 100 का 20% 20। अब ये जब 120 बढ़ेगा 20% तो 120 का 20% कितना होता है? 24 होता है, नहीं होता है क्या? तो अब हो जाएंगे 144। लेकिन जब थर्ड ईयर था तब हमें कितना 40% का लॉस हो गया, तो 144 का 40% निकाल लो कि कितना होगा? 57.6। चलो ठीक है, इसको और सरल कर लेते हैं। हमने इसको 50% कर लिया, ठीक है ना? किससे ध्यान रहे। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो यहाँ भी 30 करते हैं, कि ये ना सोचो कभी कि 20 बढ़ा है 30 बढ़ा फिर 50 घटा तो 0 हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तुम तो खुद देखो 20% बढ़ाया 120 रुपये मिले हमें, फिर 120 के 30% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 36 मिलेंगे, 100 कितने हो जाएंगे? 56। और उसके बाद 50% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ? आधा लॉस हो गया, तो बचे कितने? 78 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ। ये थोड़ी ना शून्य हो गया 20 30 50 माइनस 50 0। देखो 100 रुपये से कितने रह गए हमारे पास? 78। तो कितने % का लॉस हुआ मानवी? कितने % लॉस हो गया? 100 रुपये 78 रह गए, कितने % लॉस हुआ है? 100 रुपये 78 रह गए, कितने % लॉस हुआ? बताओ शिवानी, उत्तर से बताओ। 22 क्यों? 100 में 78 को तो 22 बचा तो 22% हो गया। क्यों 22% क्यों? हाँ माइनस किया ना 100 में 78, 22 बचा तो 22% कैसे हो गया? लक्ष्मी बताओ 22% कैसे हुआ? क्योंकि 100 पे गणना की जाती है % की, तो 22% का क्या हुआ? लॉस। पॉज करो 1 मिनट के लिए। तो किसी को भी कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी? आ गया समझ में सभी को? भाई 100 पे जो लॉस हो रहा है वही तो परसेंटेज लॉस है। और अगर नहीं पता है जितने पे, मान लो 60 रुपये मेरे 53 रह गए, तो कितने % का नुकसान हुआ? कितने घटे? 7 रुपये घटे। घटे 7 रुपये, कितने पे घटे? 60 पे। परसेंटेज में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दो। 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35/3 अर्थात 11.67% आंसर हो गया। उसमें है ही क्या? नहीं समझे? मानी समझ में आया तुम्हें? हमें ये समझ में नहीं आ रहा तुम कर क्या रही थी पिछले 1.5 महीने से। यहाँ तक किसी कोई समस्या? कर लोगे सभी लोग? ना समझ में आया हो किसी को तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं इसी को करने का। क्या इसी क्वेश्चन को अच्छा एक चीज समझ में आई कि ओवरऑल हमें क्या हुआ? 22% का नुकसान, ठीक है ना? इसी क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे तुम्हें बताओ कि 100 रुपये तुम्हारे पास थे, ठीक है? 100 रुपये अगर 20% बढ़े हैं तो हो कितने गए हैं? कितने हो गए हैं? क्या अपने 1.2 गुना नहीं हो गए हैं? बताओ 20% का मतलब कितना होता है? भाई कोई चीज 20% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, x था मेरे पास, हमने x को 20% बढ़ा दिया तो x तो रहेगा ही ना, लेकिन साथ ही साथ x का 20% ये बढ़ जाएगा मतलब जुड़ जाएगा इसमें। तो अब वैल्यू तो इतनी हो गई ना अपनी टोटल। हम क्या कह रहे थे? भाई हमारी प्रारंभिक मान मेरा x था और हमने x को 20% बढ़ाया, तो x का 20% बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो जुड़ेगा। तो हो कितना गया भाई? देखो x प्लस x 20% मतलब 1/5। अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस x कॉमन किया, कितना बचा? 1/5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? x इंटू 6/5। बोलो हुई कि नहीं? 6/5 मतलब 1.2 नहीं होता है। और दूसरी चीज़ समझो, ये बात की बात, ये लिख लेना अपना।
अगर हम कभी भी कहें कि तुमसे हमने किसी वैल्यू को 30% बढ़ाया है, तो ध्यान है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.3, क्योंकि वैल्यू अपनी इतनी हो जाएगी। अब वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 1.3। सोचो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुमने 30% बढ़ाए तो कितने हो गए 130 ना। तो क्या इसमें हम 1.3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब भी तो 130 ही आएगा बेवकूफ़ों। हमने 60% बढ़ाया है तो 60% मतलब 1.6 होना चाहिए इसी हिसाब से मेरा। तो देखो क्या 160 नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यहाँ पे 30% बढ़ाया 1.3, हमने 45% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 1.45 होगा कि नहीं, क्योंकि एक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। 45% मतलब कितना 0.45, समझे। तो अब वैल्यू कितनी हो गई 1.45 गुनी हो गई अपनी पहले से, नहीं हो गई। ऐसे हमने 60% घटाया तो 60% घट गया ना, तो वैल्यू कितनी रह गई अपनी 0.4 टाइम्स रह गई। हमने 35% घटाया, वैल्यू कितनी रह गई अब 100 में 35% घटाओ 65% रह गई ना, 65% मतलब 0.65। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारा आपका, सीधे सीधे वैल्यू निकालने का जो बढ़ने के बाद होती, समझ गए। तो 100 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 तब भी तो आ रहा है, ये हो गया। एक चीज ये हुई। फिर अगली बार क्या हुआ, अगली बार 30% की बढ़ोतरी, तो मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू थी मेरे पास ना, ये पूरी एक वैल्यू है, अब 30% बढ़ रही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.3, तो ये वैल्यू अपनी कितनी हो गई अब 1.3। इसके बाद अब ये नई वैल्यू आ गई, लेकिन अब क्या हुआ वैल्यू में क्या हुआ 50% का डिक्रीमेंट, कमी हो गई। तो बची कितनी है, ये तो बची हुई लिख रहा है ना हर बार, तो 50% अगर घट गई तो बची कितनी 50%, और 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.5, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं बाद में, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ तो लिखना पड़ेगा भाई 5 है, लेकिन यहाँ क्यों लिखे हम 60 से 40 रह गई, समझ रहे हो कि नहीं। अब आगे समझ में, तो क्या वैल्यू ये नहीं रहेगी, क्या करो कई बार गुणा, कितना हो जाएगा 120 इंटू 1.3 और मल्टीप्लाई कर 13 × 5 = 65, तो 0.65 जब मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 65 दूनी 130, भाई पहले तो जीरो लग दिया हमने, 65 दूनी 130 की जीरो, हासिल लगा 13, 65 में 65, 65 13 78, और 0.2 अंक के लिए 78 ही रहेगा फिर से। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड हो गया। क्या हो गया, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सक्सेसिव फाइंड कर लिया, डिस्काउंट हो या सक्सेसिव परसेंटेज वैल्यू हो, जो भी हो। आ रही कि नहीं आ रही, वैल्यू तो ही आ रही। लेकिन तीसरा तरीका देखो इसी का, फिर अब तुम अच्छे से जानते हो कि बढ़त कितनी हो रही है 20% की। तो कोई चीज़ अगर मान लो 100 है अगर प्रारंभिक में, और 20% बढ़ गई तो हो कितनी गई 120%, बोलो नहीं हो गई क्या। अब तो वैल्यू ये है, यही लिखा है सब कुछ, बस ये परसेंटेज में, ये भिन्न में है कि नहीं, दशमलव में, सॉरी। अब ये वैल्यू हो गई ना, अगली बार ये जो वैल्यू हो चुकी थी अब ये कितनी बढ़ गई है 30%, तो कितनी हो गई अब 130%, और अगली बार घट कितनी गई है 50%, तो बची कितनी है, क्योंकि बचा हुआ लिख रहा है ना, यहाँ तो बढ़ रहा तो बढ़ के तो इतना ही रह जाएगा ना, लेकिन जब 50% घट गया तो बचा कितना 50%, तो ये हो गया 50%। तो क्या इससे भी नहीं कर सकते हो, ये दोनों चीज सेम है, थर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं इसको, तब भी तो वही आएगा। देखो 100 इंटू 120% मतलब 120/100 मतलब 6/5, 130% की भिन्न 13/10, 50% की 1/2, तो देखो 5 दाम 50 दूनी 100 से कट गया, 13 × 78, फिर से वही आ गया 100 रुपये से 78 रुपये, कितना लॉस हुआ 22% का, समझ गया कि नहीं। अब सबसे लास्ट देखो ये आ रहा है इधर साइड, सबसे लास्ट हमने क्या रेशियो मेथड देखेंगे हम, बता दें रेशियो मेथड, नहीं आईसी का रेशियो मेथड तो आता है नहीं। रेशियो मेथड सबसे इजी, ठीक है ना। सारा जो तुम्हारा
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कैलकुलेशन होती हैं वो भी रेशियो मेथड से डायरेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि सक्सेसिवली बढ़ती हैं, वो सब क्रमागत बढ़ती, नहीं बढ़ती, क्योंकि जो तुम्हारा आज जितने रुपए तुम उठा रहे हो ब्याज पे, उसमें तुम्हारा जो ब्याज होता है वो अगली बार के लिए मूलधन हो जाता है कि नहीं हो जाता? होगा। तो भाई 20% है ना, तो 20% की भिन्न कितनी होती? 1/5। तो कोई चीज़ अगर 5 थी तो कितने अनुपात में बढ़ गई? 5 से 6 के अनुपात में। पहले 5 से 6 हो गई, क्योंकि 20% मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, समझ गए? अगली बार 30%, तो भिन्न कितनी? 3/10। तो अगर 10 थी तो कितनी हो गई? 13 हो गई। और अगली बार 50% घट गई, 50% की भिन्न 1/2, तो अगर 2 थी तो कितनी रह गई? 1। जो कट रहा हो काट सकते हो, नहीं काटना है तो ना काटो। जैसे यहाँ देखो 2/3 6 कट रहा है, तो देखो 10 पंचे 50, या ना काटो, बना रहने दो 2, ईजी हो जाएगा। देखो कितना हो गया? 10 दूनी 20 पंचे 100, और कितनी रह गई? 13 छंग 78। कितनी घट गई 100 पे? 22। तो 22% ही हो गई, क्योंकि 100 पे जो मान में घटोतरी बढ़ोतरी होती है वही प्रतिशत बढ़ोतरी घटोतरी होती। तो 22% कमी होगी कि नहीं? तो सारे मेथड निकाल सकते हो कि नहीं? ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं रेशियो वाला? इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई समस्या है? नहीं, सभी लोग कर लोगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ, अभी भी कोई भी डाउट हो? आया मानी समझ में? ठीक है, नोट कर लो। सभी को समझ में आ गया? क्यों कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कैसे हुआ? तुम्हें डाउट है ना? देखो हम बता रहे हैं भाई, तुम्हारे पास x रुपए हैं, ठीक? हमने कहा हमने तुम्हें x के 30% रुपए और दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 30%। तो तुम्हारे पास x के 30% बढ़ जाएंगे ना, लेकिन जो x तुम्हारे पास थे रुपए वो तुम्हारे पास ही रहेंगे ना, कि वो भी मेरे हो जाएंगे? वो तो हमें दे नहीं दोगी तुम। हम अंक से करते हैं, चलो तुम्हारे पास 500 रुपए थे, मान भी कितने रुपए थे? 500, ठीक है ना? हम तुम्हारे घर पहुंचे, तुमने कहा भैया कुछ रुपए दो, तो हमने तुमसे कहा कि हम तुम्हें 500 के 30% और एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं। तुम्हारे पास 500 तो है तुम्हारे पास, हम तुम्हें तुम्हारे रुपए के 30% और दे देंगे, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे ही रहेंगे ना, प्लस तुम्हारे पास 500 रुपए थे, इसके कितने? 30%। का मतलब मल्टीप्लाई, तो 500 का 30% तुम्हें और दे रहे हैं तो जुड़ जाएगा। हम तुमसे कहते हैं कि हम 500 30% ले रहे हैं तुमसे, तो माइनस हो जाता है यहाँ पे। होता कि नहीं होता? तो ये 500 तो रहा ही रहा है तुम्हारे पास, प्लस ये 500 30% की भिन्न 3/10 हुई कि नहीं? क्या देखो ये दो संख्या हैं, दो पद हैं इसमें, एक ये है और दूसरा ये। पद जो होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं, टर्म्स। तो अगर यहाँ से हम 500 कॉमन कर लें तो क्या यहाँ से एक नहीं बचेगा? क्योंकि गुणा होता है बाहर आता, तो एक बचा यहाँ से, और ये प्लस यहाँ से 500 कॉमन किया, कितना बचा? 3/10। तो 10 एकन्नम 10 और प्लस 3 13, तो ये हो कितना गया? 500 का 13/10 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी 10 से 0 हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो 500 में कितने गुणा हो गया? 1.3 का। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास अब इतने रुपए हो गए ना, 650 रुपए, अगर इसको हल करो। हुए कि नहीं हुए? तो डायरेक्ट क्या हम इस बात को ये नहीं लिख सकते हैं? तो 30% का मतलब 1.3, 40% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4, 60% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.6, 80% का 1.8, 87% का 1.87। लेकिन तुमसे हम कहें कि हमने तुमसे 40% रुपए ले लिए हैं, तो बचे तुम्हारे पास कितने? 60%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 0.6 है कि नहीं है? तुमसे हमने कहा हमने तुमसे 33% रुपए ले लिए, तो बचे कितने? 67% बचे ना तुम्हारे पास। 100% होते हैं रुपए हर चीज अपने आप में। 33% अगर ले लिए तुम्हारे पास बचे कितने? 67%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा तुम्हारे रुपयों का? 0.67। समझ गए? अब तो किसी कोई डाउट नहीं, कर लोगे? ठीक, तो सभी लोग इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? फिर अगले मंडे को मिलते हैं मैथ क्लास में, ठीक है?